हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप अतिथि देवो भव इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एवं संस्कृति शोध संस्थान किन्नौर जनपद के अध्यक्ष श्री रोहित सिंह जी को। जी, जी श्रीमान रोहित सिंह जी। जी। नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, मुख्य अतिथि जी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हिम संस्कृति शोध संस्थान की 7 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर आज हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, टैगोर फेलो IIAS, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीठ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समरहिल पधारे हैं। हिम संस्कृति शोध संस्थान परिवार की ओर से हम इनका स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि ये आए, हमारे बीच पधारे और अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे हिम संस्कृति शोध संस्थान के आग्रह पे हमारी कार्यशाला के समापन अवसर पर आकर इन्होंने हमें कृतार्थ किया। हम दिल की गहराइयों से हिम संस्कृति शोध संस्थान परिवार की तरफ से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हो। जी, अ, अग्रिम कड़ी के लिए हिम संस्कृति शोध संस्थान के परिचय हेतु मैं बुलाना चाहूंगा हिम संस्कृति शोध संस्थान कार्यकारिणी सदस्य तरुण शर्मा जी को, जो कि इस संस्थान का परिचय प्रस्तुत करेंगे। तरुण गुप्ता जी। नारायण, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आशा सुरासी भवदंगवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिंधुम मंदस्मितैर्निन्दितशारदिन्दुं वन्देर्विन्दासन सुंदरी त्वाम। शंकर शारदाभ्याम नमः। हिम संस्कृति शोध संस्थान एक पंजीकृत न्यास है। इसका गठन डॉक्टर श्री यज्ञदत्त शर्मा जी ने 6 जून को 2025 को किया। इसका मुख्यालय कुल्लू जनपद के आनी तहसील के दिहुरी गांव में स्थित है। इस संस्थान का कार्य पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। इस संस्थान का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के विभिन्न अंगों पर शोध करना, शोध करके उसका संरक्षण करना, संवर्धन करना एवं प्रचार प्रसार करना है। संस्कृति के विभिन्न अंगों में भाषा, लिपि, बोली, लोक साहित्य, देव साहित्य, उत्सव, शास्त्रीय परंपरा, देव परंपरा, वेद परंपरा, मंदिरों आदि के शिलालेख, धातुलेख, काष्ठलेख एवं पांडुलिपि ग्रंथों का संकलन करके उस पर शोध से प्राप्त विषयों को मूल भाषा में और मूल लिपि में ही पुनः मुद्रण करना और टांकरी लिपि का विशेष रूप से रक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसको प्रचार प्रसार में लाना, हिमाचल की सभी भाषा एवं लिपियों का संरक्षण करके उन्हें व्यवहार में लाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना, विद्यालय के लिए प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करना, टांकरी लिपि की एक आदर्श वर्णमाला का निर्माण करके उसका मानकीकरण करना, हिमाचल सरकार के तत्त विभागों के साथ मिलकर के टांकरी को मुख्य धारा में लाना, जैसे मार्गों में लगे श्राइन बोर्ड आदि में, जैसे पंजाब में सभी जब जाएंगे, पंजाब में, गुजरात आदि में, दक्षिण में सभी अपनी लिपि में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार हिमाचल में भी हमारी जो है प्राचीन इस लिपि का व्यवहार हो, इसको राज्य लिपि बनाया जाए, इस हेतु प्रयास करना, मौखिक साहित्य को टांकरी में प्रकाशित करना, और ये इसके कार्य हैं। और हिम संस्कृति शोध संस्थान नाम से ही इसका परिचय हो जाता है कि हिम संस्कृति का रक्षण करना। और अभी जो संस्थान के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उपक्रम चल रहे हैं, मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूँगा। इसमें घर घर टांकरी परियोजना, लोक साहित्य संरक्षण, संस्कृत की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत का शिक्षण और संस्कृति का शिक्षण आचार्य जी समय समय पर करते हैं।
हास्यान्विता कुतली लगानी, ये मंडियाली में कार्टून इसका प्रकाशित होता है और सोशल मंचों के माध्यम से इसको टांकरी कार्टून नामक से ये उपक्रम है। दैनिक पहाड़ी शब्द जो कि नित्य प्रति प्रेषित होते हैं। देवनागरी एवं टांकरी लिपि में पहाड़ी भाषा बोलियों को शुद्ध रूप से लिखने हेतु प्रशिक्षण देना, ये इसके कार्य हैं। और विशेष रूप से शास्त्र की रक्षा में दैवज्ञ रत्न श्री विक्रम शास्त्रीय व्याख्यान माला के अंतर्गत विद्वानों को बुलाना, उनके माध्यम से शास्त्रीय विषयों को जन जन तक पहुंचाना, पहाड़ी काव्य लेखन एवं काव्य पाठ आदि के कार्य को सम्मिलित करना, यह इसके मुख्य कार्य हैं। संक्षेप में अधिक न बोलते हुए ये जो है भगवती शारदा का यही सारस्वत संकल्प, ये आचार्य यज्ञदत्त जी के द्वारा पूरे हिमाचल में प्रकाशित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरुण गुप्ता जी। अब समय है टांकरी के विविध प्रकार इस विषय को लेकर जो कार्यशाला बसंत पंचमी के दिन से यानी 23 जनवरी 2026 से 28 तक और आज का दिन समापन समारोह 29 तक जो चला, उसके प्रतिवेदन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कार्यशाला प्रतिवेदन के लिए श्रीमान अमित शर्मा जी को, जो कि हिम संस्कृत शोध संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य हैं। श्रीमान अमित शर्मा जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मैं अमित शर्मा झज्जर हरियाणा से टांकरी के विविध प्रकार नामक राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रतिवेदन हिम संस्कृति शोध संस्थान द्वारा 23 दिनांक से आयोज्यमान टांकरी के विविध प्रकार नामक कार्यशाला के प्रथम दिन का प्रतिवेदन। कार्यशाला का आरंभ पूर्व निर्धारित समय पर हुआ, जिसमें आचार्य डॉक्टर यज्ञेंद्र शर्मा जी ने आ इन दोनों स्वरों के विविध क्षेत्रों एवं लेखकों के लिखने के भेद से उत्पन्न हुए भेदों को पांडुलिपि के माध्यम से पढ़ाया। उन्होंने अ स्वर के 8 एवं आ स्वर के 15 भेदों को स्पष्ट रूप से पढ़ाया। इसके साथ यह भी बताया कि यह भेद ना होकर लेखकों ने अपने अपने लिखने के प्रकार से ऐसा हुआ है। मूल रूप से अ एवं आ दोनों के अपना अपना एक ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार करने पर हमें ज्ञात हो जाता है कि जो आज तक यह भ्रम रहा कि टांकरी के अनेक भेद हैं, इस भ्रम के कारण टांकरी लिपि का मानकीकरण नहीं हो पाया, वह निर्मूल है। टांकरी लिपि के इन दोनों स्वरों के अपने अपने मूल स्वरूप एक ही है, इसीलिए इनका अपना अपना आदर्श अक्षर चयन करना सरल है, जिससे एक आदर्श वर्णमाला होगी एवं उसका प्रचार प्रसार होगा। अंत में छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस सब प्रकार प्रथम दिवस की कक्षा संपन्न हुई। इस कक्षा में 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे। द्वितीय दिन का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार है। कार्यशाला के दूसरे दिन में आचार्य डॉक्टर यज्ञेंद्र शर्मा जी ने उ, उ, री इन चारों स्वरों के विविध प्रकार पर विस्तृत विवेचन किया। छोटे उ के 5 प्रकार बताए। बड़े उ के प्रकार बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, क्योंकि अधिकतर लेखकों ने इन दोनों के लिए एक ही प्रकार का प्रयोग किया है। बड़े उ के 2 प्रकार मिलते हैं, जिनको बताया गया। छोटी और बड़ी री के लिए री का प्रयोग अधिकतर पांडुलिपियां आदि में मिलता है, पर यह अशुद्ध है, क्योंकि स्वर व्यंजन के अपने अपने धर्म हैं। इनको एक दूसरे के स्थानों पर ध्वनि साम्य होने मात्र से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस विषय को ध्यान में रखते हुए पिछले अपने कई वर्षों के शोध से प्राप्त री दोनों स्वरों के 8 प्रकारों को समझाया। इन दोनों स्वरों के लिए जो री व्यंजन इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, वह अशुद्ध है, अब मूल लिप्यक्षर मिलने से अतीत बन गया है। यह शोध टांकरी को अधूरा कहने वालों के लिए उत्तर था तथा शुद्धता से इसे लिखने की इच्छा रखने वालों के लिए वरदान। अंत में पांडुलिपियों के माध्यम से इन सभी प्रकारों को दिखाया गया। अंत में छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस प्रकार दूसरे दिवस की कक्षा संपन्न हुई। इस कक्षा में 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे। तृतीय दिन का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार है। कार्यशाला के तीसरे दिन आचार्यवर डॉक्टर यज्ञेंद्र शर्मा जी ने स्वर में ली के विषय में यह कहा कि व्यवहार में प्रयोग न होने के कारण ये दोनों स्वर टांकरी लिपि की सामान्य पांडुलिपि में नहीं मिलते, पर पुरानी वर्णमाला के पत्रों पर इसे ली के रूप में लिखा गया है।
अतः इस स्वर को नकारा नहीं जा सकता, यह टांकरी लिपि के स्वरों में रहा। वर्षों के शोध से संस्कृत की पांडुलिपि में इसको देखा है, वहां से इनको आदर्श वर्णमाला में रखा गया है। इसके बाद ए ऐ स्वरों के चार चार भेदों को समझाया, ओ स्वर के चार एवं औ के एक भेद पर विस्तृत विवेचन किया गया। औ स्वर आसानी से मिलता नहीं है, पर एक स्थान पर मिलता है जिसे पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद अयोगवाह में कोई भेद नहीं मिलता, चंद्र बिंदु के 7 प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया गया। व्यंजनों में सबसे पहले क के 15 प्रकारों पर विवेचन किया गया। कौन सा प्रकार किस क्षेत्र एवं पांडुलिपि से मिला है वह भी बताया गया। इन्होंने बताया कि क के मुख्य रूप से 3 ही भेद मिले हैं, शेष उनके विकार हैं। ख के 4 प्रकारों को देखा, यह मूल प्रकार से 2 प्रकार का ही है। ग के 3 प्रकारों पर विचार किया गया, यह मूल रूप से 1 प्रकार का ही है। घ का कोई विशेष भेद नहीं मिलता। ङ के 4 प्रकारों का विवेचन किया गया, यह मूल रूप से एक ही प्रकार का है। च का विशेष भेद नहीं है। छ के 6 प्रकारों को समझाया गया तथा मूल रूप से यह 3 प्रकार का है। गुरुवर जी ने यह भी कहा कि इन भेदों में और भी भेद मिल सकते हैं, पर ये लेखन दोष हैं और कुछ नहीं। अंत में छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस प्रकार तीसरे दिवस की कक्षा संपन्न हुई तथा इस कक्षा में 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे। चतुर्थ दिवस का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार है। कार्यशाला में चौथे दिन में आचार्यवर डॉक्टर यज्ञेश शर्मा जी ने ज वर्ण के 6, झ के 3, ञ के 3, टकार के 4, ठकार के 3, डकार के 4, ढकार के 4, ण के 10 तथा त के 2 एवमेव थ के 2, द के 3, ध के 2, न के 11 भेदों को पढ़ाया। इनमें लेखन दोषों के कारण यह भेद आए हैं, मूल सभी एक ही हैं। आचार्य जी ने यह भी कहा कि इतने ही भेद हैं, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। हमने जितनी पांडुलिपियों पर शोध किया है उतने में से यह बतलाए गए हैं। अंत में छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस प्रकार चौथे दिवस की कक्षा संपन्न हुई। इस कक्षा में 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे। 5वें दिन का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार है। कार्यशाला के 5वें दिन में आचार्य डॉक्टर यज्ञेश शर्मा जी ने प वर्ण के 2, फ वर्ण के 11, ब वर्ण के 3, भ वर्ण के 4, म वर्ण के 3, यकार के 8, रकार के 2, ल वर्ण के 5, व वर्ण के 5, श के 10 भेदों को पढ़ाया। इसमें लेखन दोष के कारण यह भेद आए हैं, मूल सभी एक ही हैं। आचार्य जी ने यह भी कहा कि आज तक श को गलत रूप से लिखा जाता रहा है, यहाँ तक कि जुगाड़ करके अभी भी इसको लिखने का कुछ प्रचार प्रसार करते हैं। उन सभी के लिए हमारा यह शोध किसी वरदान से कम नहीं है। श और स को लिखने में होने वाले दोषों पर विस्तृत विवेचना की गई। इसी प्रकार 5वें दिवस की कक्षा संपन्न हुई। इस कक्षा में 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे। 6वें दिन का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार है। कार्यशाला के 6वें दिन आचार्य डॉक्टर यज्ञेश शर्मा मूर्धन्य शकार वर्ण के 8 भेदों को पढ़ाया। उन्होंने इस वर्ण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहाड़ी भाषा में शकार के स्थान पर ख का प्रयोग होने से शकार अप्रयुक्त हुआ, पर ऐसा नहीं है कि टांकरी में शकार है ही नहीं। जम्मू एवं कुल्लू के वाहिय सराज क्षेत्र में श के 3 शुद्ध प्रकार मिले हैं, शेष वहां भी शकार के स्थान पर ख का प्रयोग मिला है। एक स्थान पर तालव्य श भी मिलता है। स के 5 भेद मिले हैं, जिनमें बिना शिरोरेखा और शिरोरेखा वाले हैं। बिना शिरोरेखा वाला शारदा का है और शिरोरेखा वाला टांकरी का। टांकरी में बिना शिरोरेखा वाला स सम्मत में बहुत प्रयुक्त हुआ है। ह वर्ण के 6 प्रकार मिले हैं, जिसमें एक अलग है, शेष लेखन दोष हैं। श वर्ण के 12 भेद मिले हैं। वस्तुतः पहाड़ी में क्ष के स्थान पर छ के प्रयोग होने से यह लुप्त प्राय है, पर उपयुक्त 12 भेदों में से 2 शुद्ध रूप में हैं, जो चंबा और जम्मू क्षेत्र में मिले हैं। शेष 6 प्रकार के विशेष हैं। प्र वर्ण के 6 प्रकार मिले हैं, जिसमें चंबा ताम्र लेखन का अलग है, शेष सभी लेखन दोष युक्त हैं। ज्ञ वर्ण के 7 प्रकार प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः ज्ञ के स्थान पर पहाड़ी में ज्ञ का उच्चारण किया जाता है, पर इसके शुद्ध रूप भी प्राप्त होते हैं। इसमें कुल्लू सराज एवं मंडी बल क्षेत्र से प्राप्त ज्ञ का शुद्ध है, शेष ज्ञ और ज है। इसमें सराज क्षेत्र में एक विशिष्ट ज्ञ प्राप्त हुआ है। ळ वर्ण के 4 प्रकार प्राप्त होते हैं, जिसमें ल में नुक्ता लगाया गया है और उसी नुक्ते को शून्य के रूप में ल वर्ण के प्रयोग मिलता है।
इस प्रकार छठवें दिवस में पूरी वर्णमाला के सभी अक्षरों के प्रकारों पर विस्तृत चर्चा हुई। कक्षा के अंत में छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस कक्षा में 10 प्रतिभागी उपस्थित रहे। जय हो टाकरी अक्षरारी, जय तु श्री टाकरी मातृका। जय जय तो टांकरी माता का। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा इस कार्यशाला में प्रतिभाग ले रहे प्रतिभागियों को क्रम से, जो अपने अनुभव को हम सभी से साझा करेंगे। इस कार्यशाला में आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा और आपने क्या अनुभव किया। तो सबसे पहले प्रतिभागियों के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान राजेंद्र कुमार जी को, एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला से राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी सभी उपस्थित को हैं नमस्कार। जी। सभी को नमस्कार। मेरा आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है। मेरा इस जो है 7 दिनों की जो ये टाकरी का जो है विविध प्रकार का जो लेखन और बताने का प्रयास जो है गुरुजी ने एकदम चीज ने किया, उसका काफी अच्छा अनुभव है, जिसके कारण जो है बहुत सारी चीजें हमारी मेरी खुद की जो बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हुई। और खासकर सा और श का जो है मैं इसमें विशेष जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि श और सा का जो है उसमें मुझे कई बार कंफ्यूजन रहता था। वो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ओपी सर को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से आप करते रहे और आगे भी इस तरह से बाकियों को भी इस तरह से टाकरी के बारे में बताते रहे और उनको जो है सिखाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मनप्रीत सिंह जी को, श्रीमान मनप्रीत सिंह। नमस्कार आ, सभी को। जी जी जी, मैंने गुरुजी से बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से टाकरी लिपि के विविध प्रकारों का अ, ज्ञान दिया है और इनको मैं सभी को नोट किया किया हूँ अपनी पुस्तक अपनी के नोटबुक में। तो ये बधाई के पात्र हैं कि वो इतना ज्ञान रखते हैं टाकरी लिपि के बारे में। बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक समय ना लेते हुए हमारे वेद व्यास परिसर के छात्र श्रीमान अंशुल जी यदि अनुभव साझा करें तो श्रीमान अंशुल जी सुन पा रहे हैं? जी, तो 7 आगे दिनों का जो जी जी हरिओम 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 कोई ध्वनि। हरिओम जी, आ रही है ध्वनि? जी 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 जी। मेरे यह 7 दिन की जो कार्य रहा है उसमें मेरा ये जो अनुभव है, जो वैसे जैसे आकार के हमारे 8 प्रकार के जो स्वरूप मिलते हैं, उसमें भिन्न वस्तुतः एक ही लेख है, परंतु लिखने का जो सभी का जो प्राचीन हमारे विद्वान गण हैं, उन्होंने का जो स्वरूप है वह
लिखा एक ही है, परंतु लिखने का जो तरीका है थोड़ा भिन्न आ जाता है। तो उसमें भी हमें पता लगा जो सारे अक्षर हैं किस प्रकार से वह लिखते थे। और ज़्यादातर ज्ञ ज्ञ जो है उसमें भी मुझे काफ़ी ये रहता था कि किस प्रकार से लिखना है, तो उसके भी हमें काफ़ी स्वरूप मिले। तो अंत में यही कहता हूँ कि इसको आगे से अत्यधिक हम भी आगे बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा में। अब हमारे बीच में हम सुनेंगे आज के इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी को। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी मंच पर आएं और हमें अपने शब्दों से कृतार्थ करें, हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान ओम प्रकाश शर्मा जी, जी आपके हाँ, लिए श्रीमान नहीं जी। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस राष्ट्रीय कार्यशाला के सभी प्रतिभागी जो छात्र है, पिपासु हमारे प्रतिभागी है, उनका मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ, क्योंकि उसी उन्हीं के आधार पर ये सप्त दिवसीय आपका जो कार्यशाला है विधिवत आज समापन के अंतिम बिंदु पर है। और विशेष रूप से ये जो हिम संस्कृति शोध संस्थान, ये मैं इसका मुझे मालूम नहीं, मैं देखते रहता हूँ आपके कार्यक्रम और जो हमारे टांकरी लिपि से संबंधित जितने भी जन उसमें जुड़े होते हैं, तो जब भी समय लगता है तो मैं इसको देखता हूँ। मैं अभिनंदन वंदन और स्वागत डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी का करता हूँ, जिन्होंने मुझे विशेष रूप से जो हिम संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, मुझको उन्होंने बुलाया। और मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य 7 दिन में आप कर रहे हैं। थोड़ी जानकारी ही प्राप्त हुई। उसके बाद जितने भी जो आपके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, श्रीमान तरुण गुप्ता जी, अमित शर्मा जी, और अमित शर्मा जी, इसके अतिरिक्त हमारे साथ जो जुड़े हैं श्री रोहित सिंह जो किन्नौर जनपद के अध्यक्ष है, अंशुल शर्मा जी जो कांगड़ा जनपद के अध्यक्ष है, रिपु दमन चंद्र जी जो कुल्लू जनपद के अध्यक्ष भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि हिम संस्कृति जो शोध संस्थान है, आपने बहुत सोच विचार करके ये जो टीम आपने खड़ी की है, तो हमको लगता है कि ये बहुत शुभ संकल्प है और आप इसमें आगे बढ़ने की आप में बहुत क्षमता भी है। और जिस ढंग से आपका मैं हिम संस्कृति शोध संस्थान का ये जो परिवार है, जिस ढंग से आपने इसका गठन किया है, ये बहुत ही सार्थक और ऊर्जस्वी है। टांकरी मातृका के जो 7 दिन का जो विशेष रूप से इसमें कार्य हुआ, उसका भी विवरण हमने सुना। और हमारे साथ हितेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, जिनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। और हम हमारा जो ये हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की जो ऑनलाइन जब हम बैठकें करते थे, तो 5 वर्ष इन्होंने बहुत सार्थक प्रयास किया है। उसमें भी हमने हिमालय और हिमाचल को जानने का प्रयास किया था। इनके अभी अभिनंदन स्वागत है। और इसके अतिरिक्त प्रतिभागी रूप में डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर धर्मशाला से जो प्रतिभागी रूप में जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। प्रिय मित्रों, जो लिपियां हैं, लिपियां हमारे
उस भारतवर्ष के ज्ञान की महान धरोहर है, जिनके कारण आज समूचा हमारा जो ज्ञान है वो जीवंत है। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि पिछले लगभग 35 वर्षों से जब भी मैं अपने हिमालय और हिमाचल पर काम करने का मैंने संकल्प लिया था, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे मन में उठा था वो था कि ये लिपियां क्या है। और जबकि दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में कहीं पर भी लिपियों की जानकारी नहीं होती, और हम भारत का अध्ययन पठन पाठन में और समूचे ज्ञान का पठन पाठन करवाना और करवाना चाहते हैं। ये आज भी दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य पता नहीं कब तक चलता रहेगा। इसलिए मुझको ये मैं वेदना प्रकट कर रहा हूं पहले ही आप सभी छात्रों के समक्ष, और यज्ञदत्त जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि अगर ऐसे हमारे आचार्यगण संस्कृत का उद्धार करने के लिए जिस भी संस्थान में बैठे हैं, तो मुझको लगता है कि वहाँ के छात्रों का ये सौभाग्य होने वाला है कि ऐसे ही हमारे संकल्पशील और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी, जो इस महान ज्ञान यज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसलिए ये इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ प्रिय मित्रों, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझको भी 35 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आचार्य गणों के साथ मेरा संपर्क जब भी रहता था, तो इन यक्ष प्रश्नों के उत्तर को ही नहीं देता था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर बल्हार कांगड़ा में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है तो ये स्वागत योग्य है। दूसरी जो बड़ी बात है, अगर आप हिम संस्कृति शोध संस्थान के माध्यम से लिपियों और खासकर टांकरी लिपि पर कार्य कर रहे हैं, अगर टांकरी लिपि पर कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मूल हमारी ब्राह्मी लिपि की ओर जाने वाले हैं। अगर ब्राह्मी लिपि को समझे बिना आप समझेंगे कि हम सभी लिपियों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो संभव नहीं है। मैं जब परमार पीठ में अध्यक्ष पद पर कार्यरत था तो मेरे समक्ष एक बहुत बड़ा ऐसी चुनौती मेरे समक्ष आई, क्योंकि हमको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परमार पीठ, जो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, उस व्यक्तित्व के संदर्भ, तो उसमें जो संकल्प मुझको लगता था कि हिमाचल के संदर्भ में कार्य करने की, जब मुझको मौका मिला, तो हमने पहाड़ी भाषा, लिपियों और लोक साहित्य पर और लोक संस्कृति पर पहली मर्तबा एक पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन परमार स्टडीज में प्रारंभ किया था। उसके 2 पेपर अगर आप अभी भी देखेंगे, उसको आप ऑनलाइन देखिएगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट को। उसमें पहाड़ी भाषा की संवर्धक उपभाषा अथवा बोलियां, और उनमें ये बोली जो हमारा लोक साहित्य है उसको किन किन लिपियों में लिखा गया है, उसका जिक्र मैंने लिपियों के माध्यम से, तो जानकारी वहां पर लिपियों की भी मैंने दी, जिसमें टांकरी लिपि की वर्णमाला को पढ़ाने का भी प्रावधान था। छोटा सा पाठ्यक्रम था। और आज हिम संस्कृति शोध संस्थान इस ओर अग्रसर है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मुझको तो सिर्फ समय बहुत कम मिला, उसके बाद में ये जो बहुत बड़ा भारतवर्ष का शोध संस्थान, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, मैं वहाँ टैगोर फेलो चला गया। तो अगर टैगोर फेलो में भी अगर आप देखेंगे तो मेरा कार्य लिपियों और पांडुलिपियों के ऊपर ही है। जब आज मैं विश्व के मानस पटल के महान लिपिकारों और पांडुलिपिकारों के समक्ष अपना व्याख्यान भी देता हूं, उनकी बात भी सुनता हूं, और राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिपिकारों और पांडुलिपिकारों के द्वारा किए गए कार्यों का भी आकलन और शोध करता हूं।
और उसके मूल में हमारा हिमाचल का गांव बसता है। ये मैंने जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया तो चुनौती तो थी, परंतु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिमाचल में जो लिपियां और पांडुलिपियां पश्चिमी, जो हिमालय हिमालय के 5 खंड है, पूर्वी जो आप हमारा खंड है, आपका नेपाल से लेकर के कूर्मांचल से लेकर के केदार से लेकर के जालंधर से लेकर के कश्मीर खंड, ये 5 खंडा पंच हिमालय से आपने, जब भी आप इस पद्य को पढ़ेंगे तो आपको 5 खंडों की बात होगी। जब हम इसके ऊपर शोध करते हैं तो कश्मीर से लेकर के नेपाल तक के जो 5 खंड है, इन खंडों में लिपियों और पांडुलिपियों की क्या दशा और दिशा है, उसका आकलन आजकल हम कर रहे हैं। तो उसके मूल में टांकरी लिपि भी आती है। टांकरी लिपि, यद्यपि अगर आप देखेंगे, अभी हमने हिमाचल प्रदेश के जो विषय में जो हमारी एक पुस्तक हमने लिखी, हिमाचली पहाड़ी भाषा लिपियां लोक साहित्य। इसका छोटा स्वरूप उस समय लिखा गया था जब छात्रों के लिए मैंने पाठ्यक्रम निर्माण किया, छोटी पुस्तक थी। तो उसका विस्तृत क्या कहते हैं जो संस्करण है, वो अभी एस टैगोर फेलो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से निकला है। अगर आप उस पुस्तक को बड़ी गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अब मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करने वाला हूं कि जो चुनौतियां आपके हिम संस्कृति शोध संस्थान के समक्ष भी आएगी, उन चुनौतियों को मैं साझा करना चाहता हूं। यद्यपि हिमाचली पहाड़ी भाषा एज सच 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और अगर ये 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भाषा नहीं है। और इसके ऊपर हिमाचल के 25 वर्षों से तो मैं भी सदस्य रहा हूँ पहाड़ी भाषा का। तो अरे 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 सर, हाँ, बीच में ये, हाँ, तो मेरा निवेदन ये था, मैं जिस बात को आपसे साझा करना चाहता हूँ कि अगर पहाड़ी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये भाषा नहीं है। भाषा की संवर्धक उपभाषाएं अथवा बोलियां, इसकी 10 से लेकर के 30 से भी ऊपर उपभाषाएं अथवा बोलियां विद्यमान है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसकी लिपि क्या होगी। तो अगर ये हम ऐसे यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष थे तो इस पुस्तक में मैंने उसके समाधान दिए हैं। कोशिश करिएगा, इस पुस्तक को मंगवाइएगा, इसको भी पढ़िएगा। और जो सबसे बड़ा आपका टांकरी मातृभाषा, ये पहाड़ी भाषा की महान संवर्धक लिपि है। कैसे, इसका मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैंने ये किताब लिखनी प्रारंभ करी थी, जब एक उसमें जो है हिमाचल में टांकरी के 6 प्रकार मैंने इसमें समझने का प्रयास किया था: चंब्याड़ी, कांगड़ी, मंडियाड़ी, कुल्लवी, सिरमौरी और क्योंथली। इन बोलियों में अगर आप देखेंगे तो इसमें टांकरी के चंब्याड़ी टांकरी भी, कांगड़ी टांकरी, मंडियाड़ी टांकरी, कुल्लवी, सिरमौरी और क्योंठली के महासवी जो उपभाषा है उसमें भी बहुत सारे क्या कहते हैं प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। परंतु आपने 7 दिन के इस कार्यशाला में जो यज्ञदत्त जी ने अलग अलग, जैसे चुनौती क्या सबसे पहले आ रही कि स्वर और व्यंजनों की चुनौती आएगी कि उसमें मात्राएं कैसी है, किस प्रकार से लिखते थे हमारे पूर्वज, और कितना साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। तो उसमें लिपि माला पुस्तक में भी मैंने प्रयास किया था कि ये हमारे पास बहुत सारे, जैसे आपका बहुत सारे पांडुलिपियां भी हमको क्या कहते हैं टांकरी में लिखी मिली, परंतु हम उसको नहीं पढ़ पाते थे। यद्यपि मैंने 15 दिन का क्या कहते हैं कोर्स क्या कहते हैं इसकी जो है टांकरी लिपि की मैंने स्टेट म्यूजियम से करी थी जब मैं स्टूडेंट था।
परंतु ये सतत अभ्यास के कारण ही, जब अगर आप सतत अभ्यास करेंगे इसमें लेखन का, तब ही ये समझ में आती है, अन्यथा नहीं आती है। तो अगर ये आप इस कार्यशाला के माध्यम से या आपकी जो हिम संस्कृति शोध संस्थान इस प्रकार के प्रकल्प खड़े कर रहा है, तो उसमें हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि टांकरी निश्चित तौर पर जीवंत होगी। अगर आप देखें, क्योंकि इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि ये शारदा लिपि की पुत्री है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि शारदा की हिमाचल में जो यात्रा है वो 5 लिपियों के माध्यम से हमको अभिलेखों अभिलेखों के विविध प्रकार है, चाहे वो क्या कहते हैं प्रस्तर पर लिखे गए अभिलेख हो, या आपके जो दूसरे अभिलेख लिखे गए थे, जो काष्ठ फलक पे लिखे गए थे, या फिर ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे, या अन्य जैसे मोहरा अभिलेख है। ये आपके ऐसे अभिलेखों के माध्यम से भी इसका, अगर आपका इसका शारदा लिपि के वर्णमाला को अगर आप ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद आप इन टांकरी के हिमाचल के जो जितने भी ऐतिहासिक स्रोत है इनको आप कंपेयर करेंगे, जैसा कि आप कार्यशाला में कर भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त और क्या है क्योंकि ये जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हिमाचल में प्रारंभ होती है 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी की बात, तो इसको राजाश्रय प्राप्त हुआ था राजाओं का। तो इसलिए इसमें भी ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा थोड़ा फर्क पर दिखाई देगा। मंडी के राजाओं के फरमान किस प्रकार से लिखे जाते थे, कुल्लू के राजाओं के फरमान किस प्रकार से, सिरमौर के राजा के, क्योंठल के राजा के, चंबा के राजा के, कांगड़ा के राजा के। तो ये जो है ना राजाश्रय था, परंतु ये ज्यादातर टांकरी उस समय उस कालखंड में ये व्यापार की लिपि रही है। इसलिए हम कहते हैं कि व्यापार के जितने भी हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े उसमें व्यापारिक लिपिकारों व्यापार के जो जितने भी क्या कहते हैं वो जो व्यापारी अपना व्यवसाय का जितना भी लेखा जोखा रखते थे वो टांकरी में लिखते थे, तो वो राजाश्रय प्राप्त था। परंतु इसके अतिरिक्त 4 लिपियां हिमाचल की ऐसी है जिनके ऊपर हमको गर्व होना चाहिए। टांकरी प्रथम है जो शारदा की पुत्री है। इसके अतिरिक्त पाबूची, बटाकरी, पंडवानी और चंदवानी, ये 4 लिपियां ऐसी है जो शारदा की पुत्री है और शारदा से जन्मी है। अगर आप देखेंगे टांकरी में अभिलेख भी दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त टांकरी में जो जितने भी आपके मोहरा अभिलेख भी दिखाई देंगे, शाही आदेश, संधि पत्र इत्यादि, ये सारे के साथ टांकरी में दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जैसे मंडी का सकरोल है, ये लगभग बहुत बड़ा अकादमी के पास उपलब्ध है। ये भी टांकरी भाषा का ये कागभुशुंडी सकरोल है। इसका जिक्र मैंने हिमाचल लिपि माला पुस्तक में भी किया है। जब मैंने उसको देखा, दोनों तरफ इसमें लिखा मिलेगा, जो जिसको बोलते हैं हल कर्षण शैली में, पहले लास्ट से पहले तक इस तरह से वो लिखा गया है। अगर आप ये मंडी से उपलब्ध हुआ तो मंडियाली टांकरी में इसके वर्णों की अलग अलग आप इसमें मात्रिक भेद देखेंगे, जिसका जिक्र भी आपके 7 दिवसीय कार्यक्रम में भी देखा। इसके अतिरिक्त हमें 2 इस तरह शोली मंदिर में एक शोली मंदिर का एक की जो है पांडुलिपि भी हमारे को उपलब्ध होती है। शोली मंदिर रामपुर में है, वहां की एक पांडुलिपि मिली है। इसके अतिरिक्त मंडी में 4 पांडुलिपियों का भी जिक्र उपलब्ध होता है। ये मैंने अपनी हिमाचली पहाड़ी भाषा लिपियां लोक साहित्य की पुस्तक में जहां पर मैंने टांकरी लिपि का विवरण दिया, उसमें पूरी दी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या और कैसे किस प्रकार के स्रोत साहित्य मिलता है। इन स्रोत साहित्य को जब आप अपने हिम संस्कृति शोध संस्थान में इनका ऐतिहासिक विवरण भी देखेंगे, और साथ में आप इनके
मात्रिक या आपकी जो जिस ढंग से आप कार्यशाला लगाते हैं, रोज इसको पढ़ते हैं और इनकी मात्राओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर इसमें कि कौन से वर्ण ज्यादा है, कौन से वर्ण कम है, कौन सी मात्रा किस प्रकार से है, जब आप इसका कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे तो ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। और इस ओर डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी ने अगर संकल्प लिया तो बहुत सार्थक है, और मुझको लगता है कि ये बहुत इसमें आगे अभी और कार्य करने की इसलिए आवश्यकता है कि ठीक है, हिम संस्कृति शोध संस्थान ने शुभ संकल्प तो ले लिया, परंतु छात्र जब तक हमारे इस पठन पाठन में सम्मिलित नहीं होंगे तो ये एक छोटे से ग्रुप तक ही सीमित हो जाएगा। टांकरी लिपि को आगे बढ़ाने का जो हमारा शुभ संकल्प है, ऐसा ना रहे कि हम इसको छोटे स्तर पर रखें। हम चाहते हैं कि इसके इतने छात्र पठन पाठन में खड़े हो जाए ताकि हम जब हम टांकरी लिपि से शारदा लिपि से जब धीरे धीरे हम नीचे की ओर जाएंगे और जब से हमारी लिपियों की का इतिहास प्रारंभ होता है, जब हम वहां तक पहुंचेंगे तब तक सिर्फ टांकरी लिपि को समझना, पढ़ना, पठन पाठन करना ही काफी नहीं है। हमको मूल लिपि जहाँ से भारतवर्ष का ज्ञान प्रारंभ होता है, उन लिपिकारों ने कितने महान ग्रंथ किन किन लिपियों में लिखे, जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तो शुभ संकल्प आपका टांकरी से प्रारंभ होगा, टांकरी मातृका से प्रारंभ होगा, और धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे जहां से भारत का ज्ञान पहले, क्योंकि श्रौत परंपरा में वैदिक ज्ञान प्रारंभ होता है। फिर लिपि का प्रारंभ कब होता है, कैसे हमने लिपियों में इस महान ज्ञान को लिपिबद्ध किया, संस्कृत के आप सभी महान विद्वान हैं, जानकार हैं। तो जब तक हम इन अगर आप देखेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी संकेत करती है बहुत ज्यादा हम इन लिपियों की ओर, इन लिपिकारों की ओर, क्योंकि आप संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत को ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, परंतु जो संस्कृत नहीं जानते वो उनको भी आप धीरे धीरे संस्कृत के इस महान जो वेदों से प्रारंभ होकर के आज तक चलता आ रहा है, और लिपियां उसमें एक माध्यम बनता है, और कहीं पर भी हमारे विश्वविद्यालय में लिपियां पाठ्यक्रम में नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है। अगर हिम संस्कृति शोध संस्थान इस तरह का कार्य कर रहा है तो ये स्तुत्य कार्य है। इस स्तुत्य कार्य को आपके जो छात्र है, आगे तब बढ़ती है ये कार्य जब आपके बहुत सारे छात्र होंगे। आजकल मैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में जब भी मैं पांडुलिपियों की खोज करने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इन 5 खंडों में जाता हूँ, जब भी मैं क्या कहते हैं, आप हैरान होंगे कि अभी एक गांव में उत्तराखंड में गया तो मुझको वहां 50 पांडुलिपियां मिली, और 50 पांडुलिपियां हमारी विविध लिपियों में लिखी गई है। उसमें मूल संस्कृत दिखाई देता है, संस्कृत उसमें धरातल पर हमको दिखाई देता। उसके बाद आपकी जितनी भी लिपियां हैं उनसे ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारे गांव के महान लिपिकारों ने इस महान ज्ञान को जीवंत बनाया हुआ है। अभी 2 वर्ष मुझको भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कार्य करते हुए हो गए, तो मैं इन लिपियों और पांडुलिपियों पर ही काम कर रहा हूँ। तो ये आपका बहुत स्तुत्य कार्य है। मैं आपको हिम संस्कृति शोध संस्थान को बहुत साधुवाद भी देता हूँ। मैं थोड़ा संकेत कर ही किया मैंने आप लोगों के लिए। और पहाड़ी भाषा, हिमाचली पहाड़ी भाषा लिपियां लोक साहित्य जो जब मैं पुस्तक लिखी, और इसमें मैंने सिर्फ टांकरी, कई बार ऐसा लगता था मुझको कि टांकरी क्या पहाड़ी भाषा का स्रोत लिपि हो सकती है? यहाँ हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। टांकरी लिपि में बहुत सारा साहित्य है, हाँ है, इसका बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध है, और इसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। परंतु एक ध्यान हमको देखना पड़ेगा, अगर हमको
8वीं अनुसूची में पहाड़ी भाषा को ले जाना होगा, तो उसमें हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सी लिपि सबसे सार्थक है, कैसे हम उसको ले सकते हैं। तो इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सारी लिपियां हमारी मातृलिपियां हैं, और ये लिपियां महान हिमाचल के और हिमालय के महान साहित्य को संजोए हुए है। मैं लगभग 300 से ऊपर पांडुलिपियां देख चुका हूं, और उसमें से काफी पांडुलिपियां मैंने और काफी अभिलेख मैंने टांकरी लिपि में भी देखे हैं। और टांकरी लिपि को जाने बिना हम हिमालय और हिमाचल को नहीं जान पाते हैं। आपका ये सार्थक प्रयास, डॉक्टर यज्ञ जी को भी बहुत साधुवाद, अभिनंदन, वंदन। और इतने जो आपके तरुण गुप्ता, अमित शर्मा और रोहित सिंह जी और अंशुल शर्मा जी, रिपु दमन चंद्र जी, बहुत सारे सुधीजन हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रतिभागी रूप में राजेंद्र कुमार जी, जो हिस्ट्री के महान ज्ञाता है, जो आपके रीजनल सेंटर धर्मशाला में हिस्ट्री के प्रोफेसर है और हमारे प्रिय शिष्य हैं। हितेंद्र जी जुड़े हैं। और हम आपका सभी का अभिनंदन, वंदन। और सभी प्रतिभागियों का जो 10 दिन 7 दिन का कार्य जो आपका कार्यशाला लगी, और इसमें 10 प्रतिभागी भाग ले रहे थे। इतना मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ प्रतिभागियों को के लिए। 35 वर्ष तो मुझको भी हो गए कार्य करते हुए। कभी भी आपने ये अपेक्षा नहीं करना कि राजाश्रय आपको मिलने वाला है। इसमें तो भाई आपको अपने जीवन की महान जो आपने हिम संस्कृति शोध संस्थान ने ये इतना शुभ संकल्प लिया है, और आपके यज्ञदत्त जी इसमें कार्य कर रहे हैं, ये कभी भी राजाश्रय से आपको इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। 35 वर्षों से तो मैं भी कार्य कर रहा हूं। इसमें आपको अपने जीवन का महान क्षण देने पड़ेंगे, तब आप इसके हिम संस्कृति शोध संस्थान के शुभ संकल्पों को विश्व ज्ञान पटल पर रख सकते हैं। अन्यथा आप, क्योंकि टाकरी लिपि का तो मैंने 15 दिन का कोर्स किया था, इसके मायने कुछ नहीं बने। परंतु धीरे धीरे जब मैं आगे गया, जब मैंने पहाड़ी भाषा और लिपियां लोक साहित्य लिखा, उसमें मुझको समझ में आया कि ये टांकरी लिपि कितनी महत्वपूर्ण है, और इसको आप आगे बढ़ाए। मैं आपको बहुत अभिनंदन, वंदन और आपको आशीर्वाद देता हूं। सभी प्रतिभागियों के लिए शुभ जो मेरा आशीर्वाद है, जिन्होंने 7 दिन में बहुत सारा कार्य किया। सिर्फ 15 दिन तो मैंने भी किया था, उसके मायने नहीं होते। ये निरंतर कार्य करने की, निरंतर आपको इसमें इसका ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, निरंतर कार्य करना पड़ेगा। आपकी हिम्मत, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो अभी हमने सुना हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी को, जिन्होंने हमें अपने वक्तव्य से बहुत साधुवाद दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। आशा है जो प्रतिभागी गण इस कार्यशाला में प्रतिभाग ग्रहण कर चुके हैं वैसे लाभान्वित होंगे। तदुपरांत अब समय हो चला है अध्यक्षीय उद्बोधन का। इसीलिए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा इस हिम संस्कृति शोध संस्थान के संस्थापक डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी को। श्रीमान डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं
सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। परम सम्माननीय आचार्य, अनेक विषय आप सबने देखा होगा। हमने सभी ग्रुपों में भी इनका परिचय, लघु परिचय हमने ग्रुप में भी डाला था। और इनके विषय में आपके इनके व्याख्यान से ही आप समझ सकते हैं इन्होंने कितना परिश्रम किया है। हम बहुत समय से आचार्य जी को अपने इस प्रकार के कार्यक्रम में बुलाना चाह रहे थे। ये सुअवसर अभी मिला और आपके जितना भी आपका अनुभव है, आपका ज्ञान शोध, जितना भी आपका ये विषय आपने अधिगत किया है, आपने इतने सरल और सामान्य रूप से इस छोटे से समय में आपने हमें बता करके उपकृत किया है। आप समय देकर आए, सबसे पहले आपके चरणों में वंदन प्रणाम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे जो हिम संस्कृति शोध संस्थान किन्नौर जनपद के अध्यक्ष भी है रोहित जी, और कुल्लू जनपद के अध्यक्ष हमारे रिपुदमन चंद्र जी, कांगड़ा जनपद के हमारे जो अध्यक्ष है श्रीमान अंशुल जी, और तरुण गुप्ता जी कार्यकारिणी सदस्य, अमित शर्मा जी, अन्य जितने भी प्रतिभागी जन हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, आचार्य जी ने जितनी भी बातें कही हैं उनको ध्यान से अवश्य सुनना है और उनका अनुकरण करना है। हमने अभी जो सप्त दिवस में पढ़ा वो तो एक अभी छोटा सा प्रयास था। वस्तुतः ये पता है कि भी 7 दिन में नहीं होना है, क्योंकि मात्राएं रह गई हैं, ओम के बहुत सारे प्रकार वो रह गए हैं, किस प्रकार से शब्दों की यात्रा हुई है वो रह गए हैं। और 18 वर्ष के शोध को 7 दिन में समेट पाना, कह पाना नहीं हो पाता है। फिर भी हमने जो है वर्णमाला को के पूरे अक्षरों पर हमने जो देखा किस प्रकार से इसके भेद रहते हैं। तो इसके लिए कार्यशाला निरंतर होती रहेगी। हम केवल ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, परंतु प्रथमतर जो है सामान्य वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। आगे के स्तरों में तब तक प्रवेश नहीं हो पाता है। इसलिए जो है प्रतिभा जी अनम्यूट रखिए आप। तो इस प्रकार से जो ये हमारा उपक्रम है ये धरातल पर भी जाएगा। तो इसके लिए हम विविध प्रकार की योजनाओं का भी जो है निर्माण कर रहे हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं। आचार्य जी ने बहुत अच्छा विषय ये भी बताया कि किस प्रकार से पांडुलिपि कहाँ कहाँ किस रूप से मिलती है। अभी भी उनके लिए जो है उनको अन्वेषण के लिए जो है जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास भी बहुत सारी पांडुलिपि इधर उधर से लोग भेजते हैं, हमारे पास पड़ी है, और इसका हम एक संग्रह रखेंगे। इसका डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं और इस पर शोध भी कर रहे हैं। तो शोध हमारे विभिन्न दृष्टि से होता है कि इसमें भाषा कौन सी है, अक्षर किस प्रकार से प्रयोग हुआ, मात्रा का किस प्रकार से प्रयोग हमें इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से अनेक संदर्भों में शोध कर रहा हूँ। और हम तो ऐसे जो है बहुत सारे छात्रों का निर्माण करने की जो है हमारा एक उपक्रम है, घर घर टांकरी परियोजना। तो सब समय देंगे छात्र तो इस पर और अधिक अच्छे से कार्य होगा। और हम तो सबको प्रेरणा देते ही रहते हैं कि आप आइए सीखिए। हम दैनिक कक्षा का भी अभी प्रारंभ फिर से करेंगे जो प्रतिदिन होगी, जिसमें भी सभी के संशयों का समाधान होगा। कहीं अगर किसी प्रकार से समस्या आ रही है, और हम आप सबसे जो है निवेदन भी करेंगे कि अपने अपने स्थानों में कृपया कार्यशाला के आयोजन के लिए जो है व्यवस्था आप अवश्य करें। अन्यों को जोड़े, अन्यों को पढ़ाएं। केवल हम ही बने, हम ही जो है विद्वान बने, ऐसा जो भाव नहीं रखना है। अन्य को भी सिखाना है। आपके अपने जो आसपास के परिवार वाले हैं, जो है मित्र हैं, उन सबको जो है इस लिपि से को सिखाइए। और हमने इस यात्रा में देखा कि बहुत सारी जो है समस्याएं रहती थी। स्वर पूरे नहीं मिलते थे, व्यंजन पूरे नहीं मिलते थे। मैंने इसलिए कभी भी पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि पूरे स्वर व्यंजन जो है नहीं मिलते थे। फिर मैंने शोध करने के बाद सभी स्वर व्यंजनों को, मात्राओं को जो है संयुक्ताक्षर की बड़ी समस्या अभी भी जो है रहती है। टांकरी को पढ़ाने वाले जितने भी हमारे सज्जन हैं
उन्हें संयुक्ताक्षर की बड़ी समस्या रहती है, और वो संयुक्ताक्षर में जुगाड़ का जो है हमारा जो सिस्टम चलता है कि भाई अक्षर को पहले वाला जो आधा अक्षर है उसमें जो हलंत लगा दिया, आगे वाला अक्षर लिख दिया, ऐसे जो है लिखते हैं। जबकि वो विधि अशुद्ध है, ऐसे जो है हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत लिखते हुए जो है अधीनम परेण संयोज्यम वाला जो सिद्धांत है हमारा, जो है पाणिनीय व्याकरण में, वो हिंदी इत्यादि में भी चलता है, और कुछ हमारे पहाड़ी शब्दों में भी हमारे ऐसे जो बिना संयोग संयुक्त के नहीं लिखे जा सकते हैं। तो इस पर मैंने लगभग 200-250 अलग अलग पांडुलिपियों से, क्योंकि एक पांडुलिपि में सभी संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं, तो अलग अलग विभिन्न इसमें पांडुलिपियां किन्नौर की भी है, इसमें पांडुलिपियां बाह्य सिराज की भी है, कुल्लू, निरमंड, रामपुर, और इसके बाद मंडी से बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। कुछ एक साहित्य यहाँ कांगड़ा से है, और चंबा के कुछ ताम्रपत्र इत्यादि है। और हमें हमारे लिए जो है उधर शिमला के क्षेत्र से भी हमें पांडुलिपियां जो भेजी, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जितना भी साहित्य, उसके शोध से हमने एक एक चीजें रखी है। ये तो निश्चय है कि सामान्य पांडुलिपि अथवा पहाड़ी भाषा में लिखी गई पांडुलिपियों में पूरे ना तो स्वर मिल पाएंगे, ना ही पूरे व्यंजन मिल पाएंगे, ना ही पूरी मात्राएं मिल पाती हैं। तो उसमें तो समस्या रहती ही है। इसलिए हमें सहयोग लेना पड़ता है विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियों से, विभिन्न क्षेत्रों से। तब हमारी एक समृद्ध जो है एक लिपि जो है बन जाती है। उसके बाद जो अलग अलग भेदों के प्रकार हमने जैसे कक्षाओं में पढ़ा, तो भेदों में हम जो है उसमें किस प्रकार से किसको लेना है, कहाँ कहाँ हमें समस्या आनी है, कहाँ कहाँ हमारा जो है जो है, क्योंकि जो अपनी जिन्होंने अपनी क्षेत्र की पांडुलिपि को पढ़ा, लिपि को पढ़ा है, प्रकार को पढ़ा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा, क्षेत्रवाद भाषावाद में फंस करके हम रह जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी है कि हमें स्वीकृति और त्याग का सिद्धांत लेना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ स्वीकार करते हुए हमें एक मंच में आकर पहले तो ये करना पड़ेगा कि आदर्श वर्णमाला निर्धारित करनी होगी। फिर ये तो है ही है कि भाई सबको सिखाना है। हम तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सब प्रकार से सिखा ही रहे हैं। अभी मंडी में भी एक कार्यशाला फरवरी माह हमें हमारे निश्चित है। वहाँ के साथ हम एमओयू भी कर रहे हैं। वहाँ के जो अपने इतिहास विभाग है, उनके माध्यम से हम बिल्कुल धरातल स्तर पर भी ये कार्य कर रहे हैं। पांडुलिपियों के जो हमारे पास संग्रह है, उसको किस प्रकार से हम संरक्षित करें और फिर से किस प्रकार से हम उसको प्रकाशित करें। तो ऐसे विविध प्रकारों में हम कार्य कर रहे हैं। इसमें सहयोग चाहिए होगा, जैसे आचार्य जी जुड़े हैं, आप सबका भी सहयोग चाहिए होगा हमें। आप हमारा मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें। और एक हमारी से संस्था के जो है आप एक संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप आप सदा बने रहें। आपको जहां भी लगे कि भाई यहाँ इस प्रकार से जो है आपको चलना है, ऐसा करना है, तो अवश्य आप जो है हमें इस ओर अपना मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करें। शिमला क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि वहाँ एक कार्यशाला हो, और भव्य कार्यशाला हो, ऐसा भी कुछ विचार है। तो किस रूप से आगे ये बढ़ेगा, धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 70-80 साल जिस प्रकार से इसका ह्रास हुआ है, वैसे ही इसको फिर से पुनरुद्धार में, सामान्य व्यवहार आने में इसमें इतना समय अवश्य लगेगा। और हम धैर्य बनाए हुए, मैंने पिछले 18 वर्षों से धैर्य बनाए रखा है। अब हम बिल्कुल पूरे अधिकार के साथ और पूर्ण तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे पास धन की अभी अभाव है, इसलिए हम तो इसको और भी विपुल स्तर पे करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे प्रतिभागी है, अन्य भी है, तो प्राय हजारों के हिसाब से अन्य अन्य ग्रुपों में हमारे साथ जुड़े हैं। तो वस्तुतः वो सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी वो जो है जुड़े हैं। इस क्रियता भी कदाचित उनकी होगी, ऐसा हम भावना करते हैं। परंतु इतना सरल काम नहीं है, मुझे पता है। आचार्य जी ने बहुत अच्छा जो है बीच में बताया कि किस प्रकार की चुनौतियां आनी है। तो वो सब जो है आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, जितने भी हमारे सज्जन हैं, विद्वान हैं, उनके मार्गदर्शन में इन चुनौतियों को हम अवश्य इनका उत्तर देंगे। इनको हम चुनौतियों को भी धूली धूसरित करेंगे। और हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि इसको बिल्कुल जिस रूप में ये रही है उसी रूप में इसको रखना, और उसी रूप में जन जन तक, घर घर तक इसको ले जाना। जब तक हमने ये देह धारण किया है, तब तक जो है इस संकल्प के लिए हम अहरनिश दिन रात जो है कार्य कर रहे हैं। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। हमने अपने ही धन से जो है इसका फॉन्ट भी बनाया, जिससे हम अपने कार्य करते हैं।
और मानकीकरण के लिए भी हमारा अभी कार्य जो है चल रहा है, बात की है, देखते हैं क्या विषय इसका बनता है। तो धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीजों को हम करते हुए जो है इसको जन सामान्य बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत कठिन कार्य है ये, सही है, परंतु ये भगवती की कृपा से अवश्य होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और कहना तो बहुत कुछ है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि उन पर विचार करना अनिवार्य है, परंतु इस छोटे से समय में हम इन पर विचार नहीं कर पाएंगे। फिर हम ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे और अपने विषय को हम जो है आदान प्रदान करते रहेंगे, और कक्षाएं हमारी निरंतर ऐसे ही चलती रहेंगी। और इनको जो है हम व्यावहारिक धरातल पर भी लाएंगे, ताकि हमारा ये जो संकल्प है घर घर टांकरी परियोजना, ये बन सके। आचार्य जी को मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें टांकरी लिपि में केवल पहाड़ी भाषा की ही पांडुलिपियां नहीं मिली है, हिंदी की भी मिली है, संस्कृत की भी मिली है। एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि भाई संस्कृत इसमें नहीं लिखी जाती, ऐसा बहुत सारा विषय आता था। मुझे मंडी के रिवाल सर से, रियूर गांव है, वहां से सत्यनारायण व्रत कथा जो है पूरे 5 अध्याय में मिली, जो कि संस्कृत श्लोक लिखी उसमें लिखे हुए। बल्ल क्षेत्र से संस्कृत की ये जो है ज्योतिष का मुझे ग्रंथ मिला है, जो कि संस्कृत में ही बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। कुछ छुटपुट उसमें जो दोष हमने देख, सामान्य लेखन जो ये रहता है, दोष हम नहीं कहते, लेखन का जो ये रहता है वो रहा, वो सब हमें जो है वहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से संस्कृत, हिंदी, पहाड़ी, ये भाषाएं इसमें लिखी गई, अभी तक हमें इसका अभी प्रमाण इस रूप से मिले हैं। और हम इनको और भी सहेजना चाहते हैं। रामपुर से अभी लगभग 8 ग्रंथ जो है मिले हैं, जो कि किसी को नहीं दे रहे थे। अभी उनसे बात हुई है, वो कक्षा में भी जुड़ेंगे आगे, और वो सारे ग्रंथ हमें वो प्रदान करेंगे। और इसका एक अच्छा रख रखाव होगा, और इसके ऊपर विविध प्रकार से जो है हम शोध कर रहे हैं, भाषा की दृष्टि से, मात्राओं की, अक्षरों की दृष्टि से, किस प्रकार से लिखी है, किस कालखंड में लिखी, क्या इसमें विशेष है, इन सब विषयों पर हम जो है कर रहे हैं विचार। तो हमारा ये पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत सारा जो विषय हमारे सामने आएगा। अभी मैं जो शोध ग्रंथ लिख रहा हूँ उसमें अभी 110 पृष्ठ हुए हैं, जो कि केवल मूल पांडुलिपि के ही, उसमें मैंने अभी व्याख्या नहीं की है। तो ये ग्रंथ जो होगा, हर एक अक्षर का पांडुलिपि, अक्षर कहाँ कहाँ मिला, कितने प्रकार में मिला है, वो किस प्रकार से, वो जो है मात्राएं, जैसे आ की मात्रा जो है 6 8 प्रकार की मात्रा, आ की मात्रा, उसकी विकास यात्रा कैसे हुई है, ख कैसे विकास यात्रा में गया, ई जितनी भी मात्रा है। और री की मात्रा नहीं मिलती थी, वो भी हमें प्राप्त हुई, वो भी हमने रखी है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी तक की जो है प्राप्त ना हो करके जो है उनको लिखने में बड़ी समस्याएं होती, वो सब हमने रखे हैं। और ये अवश्य एक अच्छा कार्य जो है लोगों के लिए बहुत ही उपादेय होगा, ऐसा भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें, कक्षाएं हमारी फिर से होंगी, उसमें जुड़िए। और निरंतर अभ्यास रखना है। ये केवल कक्षा संपूर्ति सत्र यहाँ हो गया फिर भूल गए, ऐसे नहीं। निरंतर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखिए, दो एक लाइन लिखिए, 2 लाइनें लिखिए, तभी हो पाएगा। मैंने अपनी बुद्धि में अगर टांकरी के इन अक्षरों को बैठाया, तो निरंतर अभ्यास करने से रखा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसमें लिखना। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं देवनागरी में नहीं लिखता हूँ। कहीं सेमिनार में गया तो मैं कुछ भी लिखता हूं, मैं टांकरी में ही उसको लिखता, आगे वाला बोलता है और मैं टांकरी में वैसे ही लिखता जाता हूं। तो इससे अभ्यास बनता है। ये आप इसका अभ्यास डालिए, प्रतिदिन कुछ लिखिए, लिख करके आप सोशल मंचों पे डाल सकते हैं, अपनी एक डायरी लगाइए कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके अक्षर आपकी बुद्धि में बैठेंगे। जैसे आप हिंदी जो है बिना किसी परिश्रम से पढ़ पाते हैं, वैसे आप टांकरी भी पढ़ पाएंगे। अन्यथा आपको ये कैसे लगेगा, टांकरी आपको इतनी ये लगे कि बल दे करके आप एक एक अक्षर देखना पड़ेगा, फिर आपको वो देखना पड़ेगा कहाँ ओ के लिए क्या है, ख के लिए क्या है। तो ये कैसे आपकी बुद्धि में बैठेगा, निरंतर अभ्यास से। आपसे निवेदन है, निरंतर अभ्यास करते रहिए, अन्य को भी आप पढ़ाते रहिए, तभी हम जो है अपने इस लक्ष्य में आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु टांकरी मातृका। जय श्री राम। जी, जय तु टांकरी मात्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मार्गदर्शन के लिए। अब
इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, जिसमें मैं बुलाना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए अंशुल शर्मा जी को, श्रीमान अंशुल शर्मा जी, जो कि कांगड़ा जनपद से हिम संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अंशुल शर्मा जी। जी धन्यवाद। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तकृशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्सहस्रश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः संस्कृताय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वशिष्ठ अतिथिगण, अभिभावकगण तथा प्रिय साथियों, आज के इस गरिमामय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम के समापन अवसर पर मैं अपने हिम संस्कृति शोध संस्थान समस्त समिति की ओर से आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने का सौभाग्य समझता हूँ। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश अतिथि जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस अवसर को और अधिक प्रभावी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अनुभव, आपका ज्ञान व आपका स्नेह हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। द्वितीय में आपका हृदय से धन्यवाद। द्वितीय में मैं हमारे हिम संस्कृति शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञरत्न महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से में से एक अलग ही गौरवमयी उपस्थिति और प्रेरक वचनों से इस समारोह को सफल बनाया। आपका मार्गदर्शन सततम प्रेरणामयम हम सभी के लिए उत्साह का स्रोत है और आपका हृदय से गुरुवर धन्यवाद। प्रतिभागियों के रूप में जो सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने अनुभवों को व्यक्त किया, उन सभी का एक तंत्र से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संचालन वक्ता के रूप में हिम संस्कृति शोध संस्थान कुल्लू जनपद के अध्यक्ष डॉक्टर रिपु दर्मन चंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगलाचरण में जिसके बिना कार्यक्रम सफल नहीं होता, श्री अक्षत शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि स्वागत में हिम संस्कृति के किन्नौर जनपद के श्री रोहित सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यशाला प्रतिवेदन में भी श्री अमित शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कक्षाओं का विस्तृत से अपना प्रारूप बतलाया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यकारिणी सदस्य तरुण गुप्ता जी का भी हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने हिम संस्कृति शोध संस्थान का हमारी मातृका का बहुत अच्छे से परिचय बतलाया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और सभी का पुनः एक बार एक तंत्र से धन्यवाद। जयतु टांकरी मातृका। ओम।